मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स में। आज कुछ डॉट कनेक्ट करते हैं, कुछ पुराने डॉट्स हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वापस से एक हिट जॉब लेके आ गया है हिंडलबर्ग रिसर्च। तो समझते हैं कैसे ये बांग्लादेश मॉडल का रिपीटेशन है। चीज़ों को बहुत डिटेल में सुनिएगा, आज बहुत शांति से सुनिएगा, क्योंकि हमें ग्लोबल नैरेटिव को कैच करना है। अगर हम उसको समझ गए, अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझ गए, तो फिर हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि ये कितनी छोटी चीज़ें हैं और ये कितनी पेटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पहले समझिए कि कॉन्जर्वेटिव्स क्या होते हैं। कॉन्जर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है? मतलब देखिए, जो अपनी विचारधारा, मतलब जो अपनी एथनिसिटी, रिलीजन, उसको ज़्यादा क्लोज रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ज़्यादा क्लोज रखते हैं अपने आप से। और एसेंशली इसमें आपको वो दिखेंगे जो लोग किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूके में ले लीजिए, तो यूके में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें दो साइड्स हैं। एक साइड में इमिग्रेंट्स हैं और एक साइड में जो वहाँ के लोकल बाशिंदे हैं। आप ये कह सकते हैं जो लोकल बाशिंदे हैं वो कॉन्जर्वेटिव पार्टी के साइड लीन करेंगे। ठीक है, इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इंडिया में कॉन्जर्वेटिव पार्टी में आप ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब कॉन्जर्वेटिव्स में आपको ये समझ आना चाहिए कि यूएस की पॉलिटिक्स कैसे दुनिया को अफेक्ट करती है और कैसे ये छोटे मोटे जो रिपोर्ट होते हैं ये सब कुछ उसका पार्ट है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से आते हैं? ये रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। वैसे बैक कौन कर रहे हैं? इलॉन मस्क। ठीक है, तो ये बिलियनर आ गए भाई, एकदम अमीर आदमी आ गए और कह रहे हैं कि भाई इनकी पॉलिसी सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा रिविजन करिए, दिमाग को चलाइए और ये बताइए मेरे को इनकी पॉलिसीज़ क्या होती है। तो ये कहते हैं भाई मैं बॉर्डर बंद कर दूंगा, मैं बॉर्डर पे कोई काम नहीं करने दूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा, और जो भी रेफ्यूजी हैं, ये जो मेंटली इल लोग हैं, इनको डिपोर्ट करना शुरू करूंगा। ये मुझे सीरिया, अफगानिस्तान ऐसी जगह से नहीं चाहिए, मुस्लिम कंट्री से लोग नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर इंडिया से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भले ही मतलब यहाँ पे ग्रीन कार्ड दे दूंगा। तो ये है इनका फंडा। अच्छा, इन्होंने क्लियरली सपोर्ट कर दिया आफ्टर द अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, इन्होंने क्लियरली सपोर्ट कर दिया। उसके कारण देखिए क्या होता है, हिज रेटरिक हैज़ मेड टेस्ला टॉक्सिक। तो ये सारी जो गार्जियन को हमेशा याद रखिए, गार्जियन वही अखबार था जिसने कहा था कि भारत के जो रॉ के एजेंट्स हैं वो जाके पाकिस्तान में कुछ कुछ ठाएँ ठाएँ कर रहे हैं। तो ये गार्जियन को हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा सा ना इनका एटीट्यूड ऐसा है कि हमें ये ना टीचर डाउन कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि जीवन कैसे जीना है। एनी विच वे, इलॉन मस्क वाइल्ड वीक इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने कहा कि भाई देखो, मैं सू कर रहा हूँ सारे अपने एडवर्टाइजर्स को, क्योंकि एडवर्टाइजर्स ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, पहली चीज़ सुनिएगा। फिर ये कहते हैं कि जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं वो इनको एक तरीके से राशन कर रहे हैं, इनको कर्टेल कर रहे हैं, कॉन्जर्वेटिव स्पीच को रोक रहे हैं, और एसेंशियली डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहे। कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी, जहाँ से कौन आता है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, मतलब फेयर डिबेट नहीं है, और इसी कारण से इन्होंने ये फ्री स्पीच के लिए ट्विटर खरीदा था $44 बिलियन। और आज वो $44 बिलियन का जो जायंट खरीदा था इन्होंने, उसके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजर्स ने उसे ब्लॉक कर दिया। तो मतलब आप समझिए यूएस पॉलिटिक्स इतनी सीरियस है, मतलब बिजनेस में भी इतनी पॉलिटिक्स घुसी हुई है कि अगर आप किसी से अग्री नहीं करते तो आप उसके प्लेटफॉर्म में ऐड देना बंद कर देते हो। तो ये इलॉन मस्क का कहना है कि देखिए, ये जो सारा मेरा बॉयकॉट हुआ ना, इसको मैं चैलेंज करूंगा। एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूके की कहानी थोड़ी सी समझ लीजिए। ये यूके लिखा है ना, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कीर स्टारमर की सरकार है वहाँ पे। तो कीर स्टारमर की जो सरकार है वो हर 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 बात पे बोल रही है कि पूरे राइट्स जो हो रहे हैं यूके में, वो सारे राइट्स हो रहे हैं फार राइट के कारण। अब उनकी भी प्रॉब्लम वही है कि वो लेफ्ट के साइड लीन करते हैं। तो एंटी कॉन्जर्वेटिव, जो भी कॉन्जर्वेटिव है उनको पकड़ेंगे, उनको फार राइट बोल देंगे, फार राइट थग बोल देंगे। और अपने साइड के अपने वोटर्स को नहीं पकड़ेंगे, जो लेबर पार्टी के वोटर्स हैं, जो लेफ्ट साइड लीन करते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उसको नहीं पकड़ेंगे। जो हमास गाजा के सपोर्टर्स हैं, उसके पैलेस्टीन के फ्लैग लेके घूमते हैं, उनको कभी नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो वोटर बेस है। ठीक है, तो ये चलता है। उसी तरीके से अब आप थोड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी को समझिए। तो ये था नॉमिनी, अभी इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, तो अभी कमाला हैरिस आ गई है। तो अब आप देखिएगा, कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जब क्रिटिसाइज करते हैं कमाला हैरिस को, कितना स्कैदिंग क्रिटिसिज्म होता है, कितना इंसेसिव होता है कि भाई ये तो बॉर्डर ही खोल देगी, ठीक है ना, ये कोई अमेरिकनिज्म नहीं रहेगा, मैं अमेरिका फर्स्ट बोल रहा हूँ। तो उसी तरीके से जो बाइडन जो है, जो बाइडन के सबसे प्यारे जो फंडर हैं वो है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस साहब बिलियनर है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसके बीच में एक बिलियनर तो हम भूल गए, गौतम अदानी। तो आप एक चीज़ समझिए, इससे थोड़ा कम रईस हैं गौतम अदानी साहब, और इससे काफ़ी ज़्यादा रईस हैं पैसे में। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था कि अंबानी की नेटवर्थ 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी है, और फिर अभी अदानी पे आ गया, और उसके बाद फिर आप समझिए कि सब कुछ एंड में पॉलिटिक्स में।
तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर जो बाइडेन चाहेंगे तो क्या चाहेंगे, दुनिया में उनके थॉट वाले लोग ज़्यादा हों या ना हों, वो चाहेंगे। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी चाहेंगे मेरे थॉट वाले ज़्यादा लोग हों। इसका मतलब उनकी ज़्यादा पटेगी नरेंद्र मोदी से, उनकी ज़्यादा पटेगी जॉर्जिया मलोनी से। तो जितने भी कॉन्जर्वेटिव्स हैं ना वो आपस में दोस्त बन जाते हैं, ओके। और उसी तरीके से जितने लिबरल्स हैं वो आपस में दोस्त हो जाते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ लीन करता है, राइट राइट के साथ लीन करता है। अच्छा, राइट के जो लीडर्स हैं उनके बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, इनको व्लादिमीर पुतिन एक आइडल की तरह लगते हैं कि भाई अपनी कंट्री को तो सेफ रखते हैं और स्ट्रॉन्ग मैन की तरह एक्ट करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही लीडर चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, ठीक है। इनको चाहिए थोड़े ओपन बॉर्डर्स। तो अभी धीरे धीरे हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सोरोस उम्मीदवार फोर्ड फंड न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्टर ट्वीटिंग अबाउट इजराइल्स गाजा मैसेकर। तो मतलब इनकी जो फंडिंग आती है, इनकी एक सोसाइटी है ओपन सोसाइटी, तो खूब सारा पैसा कमाया, ये भी बताऊंगा कैसे कमाया। खूब सारा पैसा कमाया, उसको डोनेट कर दिया किसको, अपने ही एक ट्रस्ट को, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन करके बनाया है। ये टैक्स सेविंग के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है आपके पैसे किसी और को आपने दान दे दिया, दान वान कुछ नहीं दिया, अपनी आपने पैसे कमाए, पैसे कमा के उसको बचाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में पास करने के लिए आप क्या बनाते हो, ट्रस्ट बना देते हो। तो ट्रस्ट वस्ट बना के और एनजीओ के नाम पे एसेंशियली आप फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं लेफ्ट लीनिंग आइडियाज़ को प्रमोट करूँगा, मैं ओपन बॉर्डर्स की बात करूँगा, तो नेचुरल सी बात है मेरे जो बुक में एक सिलेबस में ये ज़रूर होगा कि मुझे एंटी इजराइल कमेंट्स करना है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि इनके जो कमेंट्री है वो बहुत प्रो इजराइल है। और ये जब बेंजामिन नेतन्याहू यूएस आए थे तो ये उससे अटेंड भी कर रहे थे। अब आप समझ रहे हैं पूरी कहानी को ना, एक एक डॉट को कनेक्ट करेंगे ना तो समझ आएगी चीज़ें। अच्छा, इसका देखिए, द किंग मेकर ऑफ क्योस जॉर्ज सोरोस फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थ्रेटन हिज किंगडम, ठीक है। जॉर्ज सोरोस हैंड्स कंट्रोल टू हिज 37-year-old सन, आई एम मोर पॉलिटिकल। तो अब ये इनके पास 20-25 बिलियन डॉलर का जो फंड है, इससे ये सारा काम होगा और धीरे से समझेंगे। अच्छा, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पूसा रोड करोल बाग आइए, हमारे ऑफलाइन सेंटर में बैचेस शुरू हो रहे हैं, फाउंडेशन बैच। उसी तरीके से मुखर्जी नगर में भी आ सकते हैं, 35% डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो मेरा नाम बताइए, ऑफलाइन सेंटर में अपने पेरेंट्स के साथ आइए, मेरा नाम बताइए आशीष मालविया, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, उसी तरीके से आप अगर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, तो आप प्रयागराज में आ सकते हैं और नंबर्स वीडियो के नीचे भी है, लिंक भी है, वहाँ से कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए। अब चलिए कहानी वापस करते हैं। तो फ्रॉम सोरोस टू रॉकफेलर, हाउ बाइडेन्स डोनर्स आर इनडायरेक्टली फंडिंग कैंपस प्रोटेस्ट। तो एक चीज़ समझिए कि मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे कि जो ये नारे लगा रहे हैं, कैंपस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वही लोग एजेंट ऑफ क्योस वही आके कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट, अगर आपको थोड़ा देखा होगा, ये रीसेंट इनकी एक्सपेरिमेंट है। अब आज नहीं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद चीज़ें बहुत खुल के आ जाएंगी। अभी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बांग्लादेश चीफ जस्टिस अग्रीज टू रिज़ाइन, मतलब इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते। तो जिन लड़कों ने, हमारे बड़े तेज़ देशभक्त हैं, कुछ शेफर्ड्स हैं, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्यारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। किसी एम्बेसी से थोड़े पैसे भी मिले होंगे, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिले होंगे। तो उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाया कि भाई डिक्टेटर को गिराओ, डिक्टेटर को गिराओ। तो डिक्टेटर को गिरा दिया ये बच्चों ने, बच्चों को क्या पता। उसके बाद आप लोगों को लगा बच्चे कितने सीधे होते हैं, बच्चों ने उसके बाद बोला कि हमें ये भी पता है कि हमें लीडर कौन चाहिए। फिर भाई एक नोबेल पीस लॉरेट आ जाता है, मोहम्मद यूनुस, और आके भाई सबसे पहले इंडिया को आंख दिखाता है। मतलब यार, पड़ोस में रहते हो, सोचो समझो कुछ कर देंगे तो फिर एनी विच वे। उसके बाद हाउ जॉर्ज सोरोस इज प्रमोटिंग लेफ्ट विंग आइडिया इन हेल्पिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो यहाँ पे एक चीज़ पक्का है कि जॉर्ज सोरोस इज द टॉप डोनर, इंडिविजुअल डोनर भी, इनकी ओपन सोसाइटी भी, इनकी कंपनी भी, इनके ये हर तरीके से, ये इनका बेटा और इनकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हो मिलकर जो बाइडेन की पूरी कैंपेन कर रहे थे, और अभी वो सारा पैसा कमाला हैरिस को ट्रांसफर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय न्यूयॉर्क पोस्ट, ये हमारा अखबार नहीं है तो हमें क्या मतलब, बिलियनियर जॉर्ज सोरोस इज हेल्पिंग यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, विथ द स्प्रेड ऑफ एंटी कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब समझिए, अगर आप बोलते हैं कि इंडिया में हिंदुज़म की बात करते हैं, अगर आप ड्रेविडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, अगर आप हमारी एथनिक जो ओल्ड इंडिक सिविलाइजेशन की बात करें, तो ये इनको नहीं पसंद आएगा। इनको चाहिए कि इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात हो, कलर्स के बारे में बात हो, कलर ऑफ स्किन के बारे में बात हो, LGBTQ के बारे में बात हो, ओपन बॉर्डर हो, इन्फोर्समेंट कम हो। तो इनके देखिए क्या है कि टिकटॉक को फंड करेंगे भाई, टिकटॉक में ऐसे क्रिएटर्स को फंड करेंगे जो एंटी कंजर्वेटिज्म का काम करें। जॉर्ज इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एड फॉर सक्सेस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट विंग। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूं,
तो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग मतलब देखो, सारे बिलियनियर को पकड़ के उनके पैसे ले लो, उनके पैसे लूट लो, वो चोर हैं, ठीक है। ये जितने भी आइडियाज़ होते हैं इसको एक्सट्रीम लेफ्ट विंग बोलते हैं, क्योंकि देखो खुद से पैसा बना नहीं, ठीक है। और एनी वन हु हैज़ कम टू पावर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दे हैव बीन करप्ट, दे हैव आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम पॉलिटिशियन। बट उसके बाद या आने से पहले ही हमेशा ऐसी सेंटेंस से बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट विंग कि हम तो भाई इक्वालिटी बना देंगे। इक्वालिटी बनाने की किसी की बस की नहीं है, क्योंकि देखिए इन्होंने खुद अपनी कंट्री में, जो बाइडन साहब ने खुद अपनी कंट्री में बोला मैं ना बिलियनियर से पैसा ले लूँगा। बिलियनियर स्टेट छोड़ के भाग गए। कह रहे भाई देखिए यहाँ आपके न्यूयॉर्क वगैरह में नहीं रहेंगे, बहुत लेफ्ट हो गए यहाँ के लोग, टैक्स बहुत हाई है, हम टेक्सास जा रहे हैं। और भाई अगर टेक्सास में भी अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसी ऐसी लेयर करेंगे, ऐसी कंपनी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 रुपया नहीं मिलेगा यूएस को, ठीक है। तो आप ऐसे बिलियनियर से पैसा, बड़े बिजनेसमैन को आप इनवाइट करते हो, आप कॉम्पिटिटिवली इनवाइट करते हो। अगर आप इनवाइट नहीं करोगे वो बोलेंगे ठीक है हम रशिया जा रहे हैं, ठीक है हम चाइना जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस तरीके से देखिए, और सबसे बेस्ट तो रशिया चाइना छोड़िए, सब यूएई भागते हैं। अच्छा, तो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग कॉज एंड ऑब्जेक्टिवली लाइक अबॉलिशिंग बॉर्डर इन्फोर्समेंट। ध्यान से समझिए, बॉर्डर खोल दो, मेक्सिको से लोग आने दो, यूएस की बात हो रही है। तो ये यूएस की बात आपको लगेगा यार यार ये तो यूएस पॉलिटिक्स है। नहीं 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 भाई, यूरोप में भी बॉर्डर इन्फोर्समेंट कहीं नहीं होनी चाहिए, ओपन बॉर्डर होना चाहिए। बांग्लादेश से लोग इंडिया आ जाए, इंडिया से लोग बांग्लादेश जाए, सब खोल दो, मिक्सअप होने दो। एजेंट ऑफ क्योर, समझ आ रहा है आपको? एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, बिलियनियर से पैसा ले लो। द रिपोर्ट हाईलाइटेड द सोरोस ओपन फंडेड 5.5 मिलियन टू अ नॉन प्रॉफिट एक्सरेट। छोटी छोटी, ये बहुत छोटी छोटी है, देन शेल्ड आउट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, $3 लाख इन्होंने नॉन प्रॉफिट जेंजी फॉर चेंज को दिया, विच हैज़ अ नेटवर्क ऑफ, ये ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए इसको, 500 एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर एंड क्रिएटर। क्या मतलब होता है इसका? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस पर ऐसे क्रिएटर को पैसा देंगे जो बोलेंगे कि हसीना डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है, सारे डिक्टेटर हैं, जो भी कॉन्जर्वेटिव होंगे ना सारे डिक्टेटर हैं, ओके। दिस इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू भारत, तो इसलिए ये चीज़ों को ना थोड़ा ग्लोबली समझिए। अच्छा, एक्सेलरेट एक्शन इज़ द ओनली नॉन प्रॉफिट विच हैज़ डोनेटेड मनी टू जेन जी फॉर चेंज। इनको ना एक लिबरल थॉट प्रोसेस को प्रमोट करना है पूरी दुनिया में। अच्छा, अब थोड़ी सी ना हम हिंडलबर्ग पे आते हैं। तो अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। अब यार एक बात बताओ कि एक आदमी के पास मान लो $100 बिलियन है, मतलब मान लो $50 बिलियन है, और सामने वाले बंदे के पास ना $5 मिलियन है। फिर वो रिपोर्ट निकालता है, और रिपोर्ट निकाल के फिर उसको क्या फ़ायदा होता है? मतलब ऐसा तो होगा ना कि कोई आदमी किसी पे रिपोर्ट क्यों निकालेगा? मतलब देखिए, ये इसे फंड क्यों करते हैं? ताकि ये इसके फेवर में पॉलिसी लाएं। उसी तरीके से इसको भी तो कुछ काम होगा ना हिंडलबर्ग को हमसे क्या मतलब है, मतलब अदानी ग्रुप से क्या मतलब है? एकदम घुस के अदानी ग्रुप के पीछे क्यों पड़ा है? तो आप समझिए कि अगर मुझे इन्हें डैमेज करना होगा तो क्या मैं इन्हें डैमेज कर दूं तो काम हो सकता है? उसी तरीके से अगर मुझे इन्हें डैमेज करना होगा और ये इसके टॉप फंडर है मान लो, तो मैं क्या इसे डैमेज कर दूंगा? तो अब आप ज़रा वो देखिए, क्रोनोलॉजी आपको समझ आएगा। तो अभी देखिए, इनके ऊपर एक आ जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्रैश होता है। बट इसमें हिंडलबर्ग का क्या फ़ायदा? तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें फ़ायदा उसी को होगा जिसको एक टूल आता हो समझ, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसका मतलब ये रिपोर्ट किसी ने बोला होगा, ये लो भाई $200, ये लो, चलो $2 लाख ले लो, $2 लाख ले लो और एक रिपोर्ट बनाओ इस पर्टिकुलर कंपनी पे। तो बोले ठीक है बॉस, तो कब रिपोर्ट रेडी हो जाएगी? सर बॉस 2 महीने में हो जाएगी रेडी। ओके चलो, हिट जॉब लो इसको, बढ़िया। मैं अभी शॉर्ट्स लगा दे रहा हूँ। शॉर्ट्स किस पे लगा दे रहा हूँ? ये अदानी की जितनी कंपनी है इनके बॉन्ड्स पे लगा देता हूँ, जो यूएस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में जो इसके बॉन्ड है उसको शॉर्ट सेलिंग पे लगा देता हूँ। ठीक है बाबा, तो इससे क्या होगा? व्हाट विल वी गेन? तो देखिए, अगर मुझे ये पता हो, और ये इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, अगर मुझे ये पता हो कि एक कोई कंपनी का शेयर 4,000 से सीधा ₹900 पे आने वाला है, ये मुझे पहले से पता चल जाए, तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट्स प्लेस कर दूंगा ना, तो ये पूरा प्रॉफिट मैं खाऊंगा। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ शेयर, यहाँ पे खरीदे देता हूँ शेयर और यहाँ पे बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ बेच के 4,000 रुपये में बेच के और 1,000 रुपये में खरीदूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। और सोरोस साहब के बारे में एक चीज़ तो आपने समझी नहीं है। सोरोस साहब ने सारा पैसा आज तक लाइफ में जितना पैसा कमाया है, जो ये फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, ये सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करके किया है। इसका मतलब ये जो रिपोर्ट है ये तो सिर्फ सामने का फ्रंट एंड है। बैक एंड क्या है? बैक एंड आपको जैसे मंडे होगा तो आपको समझ आएगा कि आपको ये पता चलेगा कि इनके ऊपर अभी भी शॉर्ट प्लेस किए होंगे, ग्लोबली कहीं ना कहीं शॉर्ट प्लेस किए होंगे। बट आई थिंक नाउ गौतम अदानी एंड द इंटायर इंडस्ट्री इज़ टू स्मार्ट नाउ
क्योंकि जिस तरीके से सेबी का रिपोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आया था, मार्केट्स सब ने देखा, रेगुलेटर ने देखा, सब ने देखा कि भाई ऐसे हिट जॉब अगर बाहर से लिए जाएंगे तो अब आप बोलेंगे सर इससे होता क्या है। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए इसका प्राइस था 4000 रुपीज़ और ये आ गया 1000 रुपये पे, तो आप बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ होगा। मान लीजिए गलती से ये अदानी की जो बीमारी है, अदानी की जो ये बीमारी हुई थी हिंडलबर्ग रिपोर्ट के बाद, ये एसबीआई में फैल जाती, ये एलआईसी के शेयर में फैल जाती, ये एचडीएफसी के शेयर में फैल जाती, क्योंकि लोन तो इसने सबसे ले रखा है, क्योंकि पोर्ट का काम है और पोर्ट के धंधे में पैसा चाहिए होता है। जब भी आप ऐसे हार्ड काम करते हो, जो कोई कंपनी, आप ये देख लो, ट्रांसमिशन लाइन कोई नहीं बिछाता था, ट्रांसमिशन लाइन हमेशा पीएसयूज बिछाते थे। टोटल गैस एक्सप्लोरेशन करो और गैस की पाइपलाइंस डालो, सिटी गैस ट्रांसमिशन डालो, ये सब ना बहुत हार्ड वर्क होता है। ये मतलब इसको बोलते हैं बहुत डर्टी बिजनेस। इस डर्टी बिजनेस में कोई नहीं घुसना चाहता, और जब भी कोई घुसा है तो उसको लॉसेज हुए हैं। क्यों? कभी देखिए कोल एलोकेशन में प्रॉब्लम हो गई, अदानी पावर, अब बताइए कोल आपको लेना है, कोल की क्या प्राइस होंगे, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती ही रहेगी पूरी दुनिया में। तो मतलब ये बहुत हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड भी है। हाई रिवॉर्ड क्यों है? क्योंकि हाई रिवॉर्ड है क्योंकि आप एक तरीके से मोनोपोली बन जाओगे। बट एक चीज़ समझो कि आप ये सारे जो काम करके, पर्टिकुलरली जो अदानी एंटरप्राइज कर रहा है, जो पावर कर रहा है, पोर्ट कर रहा है, ट्रांसमिशन, गैस, ये जो काम कर रहा है, ग्रीन, ये सब जो काम कर रहे हैं, आप देखेंगे दे आर अलाइंड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है ग्रीन एनर्जी में ना अदानी ग्रीन घुस जाता है। अगर हमें पोर्ट चाइना के लेवल के बनाने हैं, बड़े बड़े पोर्ट बनाने हैं, तो अदानी घुसता है। तो ये बेसिकली जो काम हमारी गवर्नमेंट की कंपनी नहीं कर पा रही है एफिशिएंसी से, तो उसके लिए ये सब आप एक समझ लीजिए। जिस तरीके से, एक एग्जांपल और देता हूँ, भारत को चाहिए था तेल, खूब सारा तेल चाहिए था रिफाइंड, वरना हम रिफाइंड तेल इंपोर्ट कर रहे थे। तो हमने बना दिया भाई कि अंबानी साहब आप ये काम करिए जामनगर में, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट समझ लीजिए। आज नहीं है, कभी भी कोई भी सरकार हो, आप देखिएगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे कैन नॉट इग्नोर दीज कंपनीज। बट एक आदमी को बड़ा फायदा होगा इससे अगर शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं, वो ये है। अब आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके पास तो पैसा नहीं है ना, पैसे शॉर्ट करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, तो पैसा कौन लगाएगा? अच्छा, जॉर्ज सोरोस, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, नाउ ट्राइंग हिंडलबर्ग स्टाइल्ड एम्बुश अगेंस्ट अडानी। तो मतलब भाई जॉर्ज सोरोस अडानी को टारगेट क्यों करेंगे? एक ही कारण है, क्योंकि अडानी इज, सबको पता है दैट अडानी माइट बी फंडिंग द भारतीय जनता पार्टी, इज वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। यही एलिगेशन है, ऑपोजिशन का भी सेम एलिगेशन है। तो इट हर्ट्स हिज बिजनेस एम्बिशंस एज वेल एज इट हर्ट्स द कंजर्वेटिव्स इन इंडिया। जो भी कंजर्वेटिव पार्टी है उसको हर्ट करेगी, इनको हर्ट करेगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर्ट करेगी। एंड इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी क्या? To go for a regime change. Bangladesh, the 93-year-old Hungary-born Soros is dubbed as the man who broke the Bank of England on September 16, 1992, also known as Black Wednesday, forcing the UK government to withdraw sterling. अब समझ आया क्या बोला मैंने आपको? इन्होंने पाउंड को शॉर्ट कर दिया था, इन्होंने अदानी ग्रुप को शॉर्ट किया था। अदानी ग्रुप से ये क्राइसिस एसबीआई में फैल सकता था, पूरे मार्केट में फैल सकता था, और उसके बाद अगर पूरे मार्केट में फैल जाता, बैंक में फैल जाता, बैंक रन हो जाता, चारों तरफ आप समझिए अफरा तफरी हो जाती, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है। अकॉर्डिंग टू देम, उनको ऐसा लग रहा था इंडिया में जो सारी इंडिया शाइनिंग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है ना, वो यही मार्केट में ही है। यही एक मिस्टेक, वो बोलते हैं ना, इंडिया इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर अदर्स, इट टेक्स टाइम टू हैंडल इंडिया। तो इंडिया इज नॉट ओनली अबाउट वन कंपनी एंड उसके शेयर, एंड वी वर फेयरली एबल टू मैनेज इट, ठीक है। एक तरीके से दिस वाज नॉट एन अटैक ऑन अदानी एंड ऑल, इट वाज एन अटैक ऑन द इंडियन मार्केट, एंड द अटैकर वांटेड कि ये जो मार्केट की जो बीमारी, अदानी से बीमारी मार्केट में फैले, मार्केट से बैंकों में फैले, और इससे एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो विच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इलेक्शंस। एक इलेक्शन का एक मौका मिले, क्योस का मौका मिले। एनी विच वे, अब इसके बाद देखते हैं तो क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई कमेंट्री आई है? जी हाँ, बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई है। अब देखिए गवर्नमेंट इतने आराम से कमेंट्री इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि गवर्नमेंट को डर रहता है, वही शेख हसीना ने जैसे ओपनली बोल दिया था कि यूएस वांट्स अ बेस एंड ऑल दैट, तो उसके बाद एक्शन डायरेक्टली ना होने लगे। इतनी ओपनली बोल नहीं सकते ये लोग, द पीपल इन पावर। तो ये कह रहे थे कि भाई एक इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग है, स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में ओपनली बोला था कि एक इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग है, वो आज भी चाहता है कि दुनिया की नैरेटिव वही कंट्रोल करें, वही चाहते हैं कि वही अपनी रेजीम चेंज करें जो अपने हिसाब की लेफ्ट ओरिएंटेड रेजीम से वो है। जयशंकर इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इंडियन वोटर्स, इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग, जयशंकर ऑन वेस्टर्न मीडियाज पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया। थोड़ा अगर आपको याद होगा इलेक्शन के टाइम में तो बड़ी अच्छी पोर्ट्रेयल हो रही थी। चलिए थोड़ी और एग्जांपल देख लेते हैं। सोरोस साहब एंड ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हैव बीन कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिसरप्शन बाय अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स एंड राइवल ग्रुप्स।
Soros has also been charged with being a key player in a plot to topple Russian President Vladimir Putin. Okay, he doesn't like conservative. ये भी बहुत conservative है अपने thought process में. Instability in European Union. Open कर दो border, सीरिया कहीं से भी रेफ्यूजी बुला लो थ्रू मास माइग्रेशन. ध्यान से समझिए अब मैं क्या कह रहा हूँ. अब अगर आपको थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पे एक मैप भूल गया, बट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहानी याद रखिए, अरब स्प्रिंग 2011 में अरब स्प्रिंग होती है ऐसी, लोगों को लगता है डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आई है. उसी तरीके से बहुत अच्छी डेमोक्रेसी आई, लोग रोड पे आ गए कि हमें तो आज़ादी मिल गई. उसके बाद फिर सिविल वॉर शुरू हो गया, सिविल वॉर के बाद फिर डिक्टेटर आ गए, फिर दूसरा मिलिट्री डिक्टेटर, तीसरा मिलिट्री डिक्टेटर, ये सब होता रहा और इंस्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस खत्म, सारी दुकानें बंद, सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो उठा के, और ये जो जिनके पास पैसा था उनकी बिल्डिंगों को जला दिया इन लोगों ने, तो एसेंशियली वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया. उसके बाद जब यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो ये लोग उठ के धीरे धीरे माइग्रेट कर करके यूरोप की तरफ जाने लगे, और इसीलिए बोला जा रहा है मास माइग्रेशन, जिसके कारण 2015-16 से यूरोप में क्राइसिस है. और आज यूके में जो मेन इशू है वो यही है, between the ethnic people of United Kingdom as versus the people who have come from outside, who are involved in this gang, who are in the, ये बहुत सारे ऐसे गैंग के काम है जो मैं अभी बोलूँगा नहीं, वो हम किसी और दिन यूके की चीज़ में बात करेंगे. यू नो, एसेंशियली दीज नाइफ अटैक्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें इनकी. अच्छा, एंड you can also quote the grooming gangs. वो एक अलग क्राइम की स्टोरी है. Anyways, furthermore, Soros has been named as one who had the crucial influence that resulted in 1997. भाई ये कुछ नहीं करते थे, ये करेंसी बहात को उठा के करेंसी को शॉर्ट करके बैठ जाते थे. बैंक ऑफ इंग्लैंड को नहीं छोड़ा, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड वाली जो कहानी बता रहा था ना आपको कि इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ा, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने के बाद हुआ क्या, उसके बाद वहाँ की जो कंजर्वेटिव सरकार थी ना वो गिर गई. यही काम था, एकदम रिपीट करते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये हिस्ट्री सरकार भी देखते हैं, ब्यूरोक्रेट भी देखते हैं, ये रेडी रहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए. भारत उस टाइम में रेडी नहीं था, शायद आज रेडी हो, वो तो कल मार्केट बताएगा. बट अकॉर्डिंग टू OCCRP, ये भी इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विच एक्सपोजेस क्राइम एंड करप्शन सो दैट पब्लिक कैन होल्ड पावर टू अकाउंट. वाओ. जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इज़ वन ऑफ इट्स डोनर्स. तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लेयरिंग. एक बंदा है, उस बंदे ने अपना सारा पैसा एक फाउंडेशन को दे दिया, उस फाउंडेशन ने एक NGO बनाया, वो NGO ने दूसरा NGO बनाया, उसने इंडिया में जाके एक NGO बनाया, एक बांग्लादेश में बनाया. उसके बाद इस इंडिया के NGO से उसने 50 यूट्यूब क्रिएटर को पैसा दिया, 50 अलग अलग लोगों को पैसा दिया. दिस इज हाउ इट इज़ डन. शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग रिसर्च रिलीजेस इट्स रिपोर्ट ऑन January 24 अक्यूजिंग द अदानी ग्रुप. तो पहले हिंडलबर्ग आया, उसके बाद OCCRP का नाम आ गया. OCCRP एक दूसरा रिपोर्ट, Adani Group of being engaged in brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades. Okay भाई. अच्छा, in February George Soros jumped into the controversy saying, अब क्या बोला है इन्होंने, ये देखिए आप इनके स्टेटमेंट्स आप ये खुद ही बता देते हैं. The Prime Minister Modi would have to answer questions from foreign investors and parliament. भाई आप जो हैं वो ये थोड़ी ना बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को क्या बोलेंगे, आप समझिए. तो ये ना वो एक लेगेसी वाली चीज़ें हैं जो जानी रही, जो हेजेमोन वाली पावर है ना, कि हम ग्लोबलिस्ट हैं, हम पूरी दुनिया का एजेंडा सेट करेंगे, हमारे आइडिया के लोग हर छोटी छोटी कंट्री में, बांग्लादेश, नेपाल में हमारे जैसे लोग आएंगे, ठीक है, और ओपन बॉर्डर्स रखेंगे. द इंडियन कंग्लोमरेट वेहेमेंटली डिनाइड एलिगेशंस. द ED आइडेंटिफाइड अराउंड a dozen companies टॉप बेनिफिशियरी ऑफ शॉर्ट सेलिंग इन अदानी ग्रुप. ओके, तो ये सारी इनके ऊपर इंस्टीट्यूशंस होती हैं. उसके बाद आज देखिए क्या इनका बढ़िया सा है, हिंडलबर्ग रिपोर्ट एन अटैक ऑन मार्केट रेगुलेटर. अब ये जो नया रिपोर्ट लेके आए ना, सबने क्लीन चिट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने, चंद्रचूड़ साहब ने, सबने क्लीन चिट दे दी. और चंद्रचूड़ साहब ने ये पूछ लिया था, भाई बताओ ऐसे अटैक्स अगर फॉरेन अटैक्स और आएंगे तो हम कितने रेडी हैं. अब सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर ही अटैक कर दिया, बोला कि भाई इनके इंटरेस्ट हैं अदानी ग्रुप में, इसलिए इन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया. तो Capital Minds CEO Deepak Chinoy feels Hindenburg report has gone into sensationalism, but there is hardly any substance. Hindenburg report an attack on market regulator. Hindenburg research alleges SEBI chief Madhavi Buch spouse had stakes in offshore. अब ये देखिए इसके ऊपर क्या ये बोलते हैं, वो तो एक चीज़ समझ लीजिए. इन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक, मेरे फाइनेंशियल चाहिए तो फाइनेंशियल ले लो, मैं और मेरे हस्बैंड
चीज़ें बहुत क्लीनली काम करते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अदानी ग्रुप सेज नो कमर्शियल रिलेशनशिप विद सेबी चीफ, अदानी ग्रुप रिफ्यूट्स एलिगेशन, संजय सिंह अटैक्स मोदी गवर्नमेंट, कांग्रेस एमपी शशि थरूर ऑन सेबी व्हाट सेबी सेड ऑन एलिगेशंस। तो सेबी का अलग से स्टांस आ गया, इनका खुद से स्टांस आ गया, बोला हमारे रिपोर्ट्स देख लो। तो आप समझ लीजिए कि अभी क्या है ना कि जो बांग्लादेश का फॉल आउट हुआ ना, उसमें एक थोड़ा ना गलती हो गई। एक गलती क्या हो गई कि ऑल आइज ऑन हिंदू हो गया, तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो गई, इसराइल ने सपोर्ट कर दिया, यूएस में बात चलने लगी। तो अभी ये क्या है कि इलेक्शन तो हो गए, तो अब इलेक्शन के बाद अब क्या करें। तो बेसिकली ये जो पूरी पूरी ग्रुप की लिंकेज है विद पॉलिटिक्स, और एक मैं आपको एक नैरेटिव जो भारत में क्रिएट करना है वो ये है कि बिलियनियर्स को ओवर टैक्स करो, दे आर अंडर टैक्स, बिलियनियर से पैसा ले लो क्योंकि बिलियनियर हमारे पास बहुत कम है और वही हमारे एनिमी है। जबकि आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में किसी की भी सरकार हो, भारत की बात कर रहा हूँ, किसी की भी सरकार हो, वो सबसे पहले पता क्या बोलते हैं, इलॉन मस्क साहब आ जाइए प्लीज़, एक फैक्ट्री लगा दीजिए। तो अगर बिलियनियर बाहर का हो तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, बिलियनियर घर का हो तो बोले यार ये तो चोर है। और उससे भी बड़ी बात बताऊँ आपको, मैंने आज तक मतलब जितनी जियो पॉलिटिक्स फॉलो की है, मैंने ये देखा है कि इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल लीडर वो अटैक करता है बिलियनियर को, क्योंकि ये अच्छा लगता है, मतलब ये एक तरीके से ऐसा लगता है कि अनिल कपूर है भाई। उसके बाद जैसी पावर में आता है तो बिलियनियर से सबसे पहला चेक लेने क्यों जाते हैं बताओ? क्योंकि सबको फंडिंग चाहिए होती है, और एक कंपनी के पास मान लीजिए आप 1 लाख करोड़ है और आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कुल मिला के 200-300 करोड़ चाहिए, तो आप चाहेंगे ना कि एक बड़े चेक में ही पैसा आ जाए, वरना आपको जाके फिर फिरौती करनी पड़ती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिलियनर्स को अपने साथ रखना पड़ता है, और कभी कभी बिलियनर्स भी माफ़ कर देते हैं कि ठीक है पॉलिटिक्स के लिए आप कर रहे हैं। बट वॉट इज़ हैपनिंग इन दिस केस इज़ एसेंशली समवन हु थिंक्स ही कैन मैनिपुलेट इंडिया, भारत बहुत आराम से, और ऐसा क्योस, एजेंट ऑफ क्योस, ये देखिए ऐसी इमेजेस, ये रिपीट ऑफ बांग्लादेश, ये एक क्राइसिस आ जाए तो वैसी वाली क्राइसिस करने की कोशिश है। इन्फॉर्म करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो चैनल कनेक्टिंग डॉट्स, और मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, क्योंकि मुझे तो नॉर्थ ईस्ट से पता नहीं, मेरे कान खड़े हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, मेरे कान खड़े हैं मिज़ोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए। आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या फील होता है। वीडियो को ज़रूर सबको भेजिएगा और दिखाइएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन सबके साथ स्प्रेड हो ताकि हम अवेयर हो जाएं, भारत के बच्चे, स्टूडेंट्स, फैमिलीज़, वो सब अवेयर हों किस टाइप के ग्लोबल डिज़ाइंस होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।